नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने कोशिका चैप्टर पढ़ा हुआ है, कोशिका का जो अध्याय हमने पूरा पढ़ा था, उस पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। और इससे क्या होगा, अगर आपने कोशिका वाली वीडियो पूरी देखी है, तो इन प्रश्नों के साथ आपका पूरे अध्याय का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस चैप्टर से पहले, इस क्वेश्चन आंसर से पहले आप चैप्टर की वीडियो देख लीजिए। 2 पार्ट में हमने इसे पूरा किया हुआ है और उसके बाद आप अगर इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से हल कर पाओगे, तो जिससे आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आपके पास कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक प्रश्न वाले जो जनरली आपके एग्जाम में आता है, 8-10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास, कोशिका की खोज किसने और कब की थी? तो जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। इसने कॉर्क की पतली काट में इसकी खोज की थी। मतलब एक कॉर्क होता है, उसे अगर इसने काटा तो उसके अंदर उसने कोशिका के बारे में पता किया था कि ये कोशिका होती है और ये एक मृत कोशिका थी। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, वो एक मृत कोशिका की खोज की 1665 में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में। उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से सबसे पहले स्वतंत्र जीविका कोशिका की खोज की थी। और कहाँ की थी? तालाब के पानी में। ठीक है, तो जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी एवी लीवेनहॉक ने। और जो मृत कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो कोशिका की पहले खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जो कॉर्क होता है उसकी पतली काट में। कॉर्क मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसमें इसने देखा था, या प्याज का छिलका आप मान सकते हो। अगला आपके पास है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये एटीपी क्या है? तो ये ऊर्जा की इकाई होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आगे है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइड बैग इसे बोलते हैं हम। तो ये बोला जाता है लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये मना इंजर हो जाए, मतलब अगर इस पे चोट लग जाती है या ये फट जाता है, तो ये अपनी ही कोशिका को खाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? मतलब जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो बनती है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। आगे हैं, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। कोशिका सिद्धांत तो ये किया था एम.जे. स्लेडन ने और दूसरा था थियोडर स्वान ने। तो आप याद रख सकते हो, स्लेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें आपके 3 पॉइंट थे, 3 कथन थे। आगे क्वेश्चन है, सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से बनती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रुडोल्फ विट्चो का। और इन्होंने कब दिया था? 1855 में दिया था। याद रखना, जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व कोशिकाओं से ही बनती है, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। उसके बाद है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा करता है? तो जो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है इसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस या कूटपात। कूटपात की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, या तो आप एंडोसाइटोसिस याद रख लो, ये इंग्लिश का है, हिंदी का वर्ड है कूटपात, तो आप ये याद रख लो। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बोलते हैं हम हरित लवक को। किसे बोलते हैं? हरित लवक। ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट आएगा। हरित लवक को कोशिका की रसोई क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने में
मदद करता है, इसीलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। आगे है अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं, तो वो होते हैं डीएनए द्वारा। किससे होते हैं? डीएनए। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं क्रोमोसोम में। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे अगर आरएनए का पूछेगा तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 2 से 3 नंबर वाले हैं। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? देखो बड़ा सिंपल है। जो प्रोकार्योटिक होते हैं इसमें सुसंगठित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, ये नहीं पाया जाता है। जबकि यूकार्योटिक में स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रक युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? वर्णनात्मक मतलब हुआ जो चुने हुए कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देता है, क्योंकि यह झिल्ली केवल कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसीलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, परासरण और विसरण में क्या अंतर है? देखो बहुत सिंपल है। विसरण क्या होता है? जिसमें या तो गैस होंगे या जो द्रवों के अणु होंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो परासरण होता है उसमें जो जल के अणु होंगे वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास ये कोई ग्लास है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है, ये दूसरा गिलास है और इसमें पानी कम है। अगर आप यहाँ पे पाइप जोड़ दोगे तो जिसमें ज़्यादा पानी है उससे जिसमें कम पानी है उसमें पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम उच्च सांद्रता और इसे बोलेंगे हम निम्न सांद्रता। तो यही है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ठीक है, तो अगर गैस या द्रवों के कण जा रहे हैं तो विसरण होगा और अगर जल के कण जा रहे हैं तो परासरण होगा। उसके बाद आपके पास यदि किसी कोशिका को हाइपरटोनिक जिसे अति परासरण दाबी भी बोलते हैं, आप इसे याद रखिए, ये हिंदी में है, विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? तो जब भी किसी कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? कोशिका सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा और जब जल बाहर निकलेगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। मतलब आप इसे ऐसे याद रख लो, जीव से द्रव्य बाहर निकल जाएगा तो कैसे हो जाएगा? कुंचित हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आगे है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, इससे और इसके जो पाचक एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली बोला जाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया और जो लवक है इनमें क्या समानता है? लवक मतलब प्लास्टिड बोलते हैं जैसे। तो क्या समानता है? दोनों के पास स्वयं का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, और क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है तो दोनों ही प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है? समानता है। आगे जीव द्रवी जालिका के 2 प्रकारों के नाम और कार्य लिखिए। तो जो जीव द्रवी जालिका होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती खुरदुरी और एक होती चिकनी। जो खुरदुरी होगी इसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, जबकि जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका होती है यह वसा और लिपिड अणुओं की मदद के निर्माण में मदद करती है। तो मतलब ये वसा और लिपिड अणुओं को बनाती है, जबकि जो खुरदुरी है ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अगला है गोल्जी उपकरण के मुख्य कार्य क्या है? तो यह अंतर्द्रवी जालिका में बने
पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग का काम करता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है। तो मेनली ये दो कार्य होते हैं गोल्जी उपकरण के। पहला क्या होता है, संचयन में, मतलब जो अंतर्द्रव्य जालिका में पदार्थ बने हैं उनका संचयन करता है, उन्हें इकट्ठा करता है, तो रूपांतरित करता है, और पैकेजिंग करता है, मतलब पैक करता है एक तरीके से। और दूसरा लाइसोसोम में के निर्माण में भाग लेता है। आगे है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। मतलब जो बॉडी में प्रोटीन बनता है, जो किसी भी शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, वो कहाँ होगा, राइबोसोम में होता है। याद रखना इस बात। अगला है क्रोमैटिन। क्रोमोसोम और डीएनए में क्या संबंध होता है। तो जो धागे के समान संरचना वाले जाल को क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन बोलते हैं। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो यह क्रोमोसोम्स के रूप में संगठित हो जाती है, जिसे गुणसूत्र बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें डीएनए, और वो किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये है क्रोमैटिन, मतलब जो धागे वाली संरचना होती है। जब ये कोशिका विभाजन होता है तो इससे बनता है गुणसूत्र, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, डीएनए और प्रोटीन से। आगे आपके पास है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ा सिंपल है, देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है, अनुपस्थित होता है। जो पादप कोशिका है उसमें लवक होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वो, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। जो पादप कोशिका है उसमें जो राजधानी होती है बहुत बड़ी होती है, मतलब लगभग 50 से 90 भाग इसी का होता है राजधानी का, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी होती है और अस्थायी होती है। और जो पादप कोशिका में तारकाई होता है ये प्राय अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। तो ये है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। फिर आगे है कोशिका विभाजन क्या है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। मतलब जो पुरानी कोशिका है वो विभाजित होंगी और उससे नई कोशिकाएं बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री क्या होता है, जो कायिक मतलब शरीर की सामान्य कोशिकाओं में वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है। समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती हैं और जिनके गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। मतलब जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होंगे उतने ही संतति कोशिका में भी होते हैं। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं के युग्मक बनाने के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है। देखो समसूत्री में दो कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री में चार कोशिकाएं बनती है, और जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो आधी होगी। ठीक है, तो ये होता है कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री हो गया और अर्धसूत्री हो गया। अगला है जो कोशिकांग किसे कहते हैं, और तीन प्रमुख कोशिकांगों का वर्णन कीजिए। देखो कोशिकांग क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली युक्त विशिष्ट संरचना जो विशिष्ट कार्य करती है उसे बोलते हैं हम कोशिकांग। ठीक है, मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली युक्त विशिष्ट संरचना को ही क्या बोलती है, कोशिकांग बोलते हैं। और ये विशिष्ट कार्य मतलब कोई स्पेसिफिक कार्य करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करता है, एटीपी बनाकर ऊर्जा को प्रदान करता है। केंद्रक ये क्या करता है, ये कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इवन इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी बोलते हैं। और हरित लवक क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है। तो ये है कोशिकांग। ठीक है, उसके बाद है जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बताया मैंने आपको अभी, जब किसी पादप कोशिका को अति परासरणदायी विलयन में रखा जाता है तो परासरण द्वारा कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है। इसके कारण कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ कोशिका भित्ति से सिकुड़कर अलग हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। मतलब जो जीव का द्रव्य है जब वो उससे बाहर निकल जाएगा, द्रव्य मतलब जो पानी है,
तो क्या हो जाएगा, कुंचित मतलब सिकुड़ जाएगा, उसी को जीव द्रव्य कुंचन बोलते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, तो रियो पत्ती की छिलके को नमक या चीनी के गाढ़े घोल में रखा जाए तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वो जो छिलका होगा वो सिकुड़ जाएगा। आगे है जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली होती है, इनके बीच में तुलना की। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसकी स्थिति कैसी होगी, तो ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है और ये सिर्फ किस में होता है, पादप में होता है और कवक में होता है। जबकि जो कोशिका झिल्ली होगी वो कोशिका के सबसे बाहरी या मध्यवर्ती सीमा होती है। प्रकृति कैसी होती है, तो कोशिका भित्ति क्योंकि सबसे बाहर होती है तो निर्जीव होती है, बहुत कठोर होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव होती है और लचीली होती है। रचना, तो जो कोशिका भित्ति है मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनती है। पारगम्यता, कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, मतलब ये सभी पदार्थों को आने जाने देती है, जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है ये वर्णनात्मक होती है, मतलब कुछ पदार्थों को ही आने जाने की अनुमति प्रदान करती है। अब आगे आपके पास जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है इस साल, कैंसर कोशिका, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। तो कैंसर कोशिकाएं किसे बोलते हैं, तो यह सामान्य कोशिकाएं, वह सामान्य कोशिका जो अपने अनियंत्रित कोशिका विभाजन और असामान्य वृद्धि के कारण गांठ का रूप ले लेती है, मतलब ट्यूमर बना देती है, उसकी क्या बोलते हैं हम, कैंसर कोशिकाएं बोलते हैं। मतलब ये जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उसकी तरह नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और अनियंत्रित होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है कैंसर कोशिकाएं बोलते हैं। कैंसर कोशिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया में खराबी आने के कारण होता है, तो किसमें आता है, जब कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैंसर पैदा करने वाले कारकों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं हम कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। ये तंबाकू का धुआं हो गया हानिकारक, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं जिसे, या विकिरण आदि द्वारा पैदा होती हैं। कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित समूह क्या कहलाता है, तो वो होता है ट्यूमर, जिसे गांठ बोलते हैं। जैसे गांठ पड़ जाती है ना कहीं पे, वो ट्यूमर का रूप ले लेता है। क्या कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह योजनाबद्ध मृत्यु का पालन करती है, मतलब क्या जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो मरती हैं, तो नहीं, कैंसर कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक मृत्यु की तंत्र को दरकिनार कर देती है और लगातार जीवित, मतलब ये अमर होती है एक तरीके से, ये मरती है। जैसे जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनकी एक सीमा होती है कि कुछ टाइम बाद वो मर जाती है और नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं हैं ये कभी नहीं मरती है, ये अमर रहती है। आगे आपके पास है लघु उत्तरीय प्रश्न में सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में क्या अंतर है। बड़ा आसान है। जो सामान्य कोशिका है वो नियत दर से विभाजित होता है और इसका आकार भी निश्चित होता है और ये क्षतिग्रस्त होने पर नष्ट हो जाता है, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, इसका आकार असामान्य होता है और ये बिना नष्ट हुए लगातार नई कोशिकाएं बनाती रहती है, मतलब पहले से तो कोशिकाएं हैं ही और नई कोशिकाएं भी बनती रही। ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, तो जनरली दो प्रकार का होता है, एक सुदम्य होता है, एक दुर्दम होता है। सुदम्य का मतलब हो गया यह अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहता है, मतलब ये शरीर में फैलता नहीं है, एक ही जगह पर रहेगा। जबकि जो दुर्दम होता है वो अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करता है, रक्त या लसिका के माध्यम से पूरे शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, तो इसी को हम वास्तविक कैंसर बोलते हैं। जो सुदम्य होता है ये तो नॉर्मल हो सकता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो दुर्दम्य होता है ये जब फैलता है पूरे शरीर में तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसी को वास्तविक कैंसर बोला जाता है। नेक्स्ट है मेटास्टेसिस किसे बोलते हैं। जो मेटास्टेटिस होता है ये, अगर आपने सुना होगा, कैंसर की अलग अलग स्टेज होती है, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो मेटास्टेटिस है, स्टेसिस, ये फोर्थ मतलब सबसे लास्ट स्टेज होती है और इसमें इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है। जब कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से टूटकर रक्त या लसिका के माध्यम से शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचकर वहां भी नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये सबसे खतरनाक होता है, जो सब फोर्थ स्टेज का कैंसर जिसे बोलते हैं, लास्ट स्टेज, वो मेटास्टेटिस ही होता है, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैल जाता है।
कोशिका में डीएनए की क्षति कैंसर कोशिका के बनने में कैसे योगदान देती है? तो जो कोशिका के केंद्रक में स्थित डीएनए में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं। यदि किसी कारणवश जो डीएनए में उत्परिवर्तन या क्षति होती है, तो कोशिका का विभाजन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, और जब नियंत्रण खत्म हो जाएगा तो वो किस में बदल जाएंगी? कैंसर कोशिका में बदल जाएंगी। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और है, जो कोशिका चक्र का नियंत्रण छूटने पर कैंसर होता है, कैंसर कैसे होता है, विस्तार में समझाइए। तो होता क्या है, सामान्य कोशिका में समसूत्री विभाजन बहुत ही नियंत्रित तरीके से होता है, ताकि शरीर की वृद्धि और मरम्मत हो सके। जब कोशिका के नियामक जीन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो जो कोशिका विभाजन की दर होती है बहुत तेज हो जाती है, और कोशिकाएं बिना परिपक्व हुए लगातार विभाजित होने लगती हैं। यदि अनियंत्रित वृद्धि आसपास के स्वस्थ ऊतकों या अंगों के कार्य में बाधा डालती है, तो वो कैंसर या ट्यूमर का रूप ले लेती है। तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर।